हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश क्लासेस विद शीतल शर्मा। आज की वीडियो में हम सीखेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व किया जाता है। ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है बच्चों जो हर कॉम्पिटिटिव टेस्ट में आता है। हर क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो देखो, कोई भी स्टूडेंट जो ये सीखना चाहता है कि अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करें, वो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखे। बाकी इस वीडियो में जो मैं फोकस कर रही हूँ वो है 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ हरियाणा बोर्ड की साइट पर सभी सब्जेक्ट्स के 4 प्रैक्टिस पेपर अपलोड किए जा चुके हैं। कैसे देखने हैं उसके लिए आप जो है इस वीडियो को देखिएगा, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी देखो, आपके 10th क्लास में जो 4 प्रैक्टिस पेपर आए हैं और चारों प्रैक्टिस पेपर का जो पहला क्वेश्चन है, यानी कि 4 पैसेज, ठीक है, तो वो चारों पैसेज मैं इस वीडियो में आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ कि अनसीन पैसेज को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। और देखो बच्चों, ये समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि आपका पहला क्वेश्चन ही होगा 10 मार्क्स का। तो 80 में से 10 मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। ठीक है, बूंद बूंद से ही सागर भरता है, तो हमने सीखना है कि कैसे हमें फुल मार्क्स लेने हैं, कैसे बहुत ही अच्छे मार्क्स लेने हैं। ठीक है, तो देखिए, ये पहला पैसेज है और पैसेज को सॉल्व करने का पहला नियम है कि आप पैसेज पर नज़र डालें, ये देखें कि पैसेज किसके बारे में है। तो ये पैसेज है ईहा दीक्षित नाम की एक लड़की के बारे में, जिसने बचपन से ही डिसाइड कर लिया था कि वो सैपलिंग्स जो है प्लांट करेगी, बहुत सारे पौधे लगाएगी ताकि वातावरण को, पर्यावरण को बचा सके। ठीक है, तो उसकी इस कोशिश के लिए उसे बाल शक्ति पुरस्कार भी मिला। उसकी फैमिली ने उसको बहुत ही कोऑपरेट किया, साथ दिया उसका। ईहा ने ये कब स्टार्ट किया था, किस चीज़ का असर उसके ऊपर पड़ा था, वो बातें दी गई हैं। हर संडे को फैमिली जो है आसपास सराउंडिंग एरियाज़ में सैपलिंग्स प्लांट करने लग गई थी, और कैसे उसने अपना क्लब खोल लिया। तो ईहा दीक्षित के बारे में ये पैसेज है। ठीक है, अब जो है आपको सॉल्व कैसे करना है, चारों पैसेज हम एक ही तरीके से सॉल्व करेंगे, और वो तरीका है कि पैसेज पर नज़र डालने के बाद हम सीधे ही क्वेश्चंस पर आ जाएंगे। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि पहला क्वेश्चन आपका कैसा होगा। 5 MCQs होंगे और 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, टू विच स्टेट डज ईहा बिलोंग। ईहा कौन से स्टेट से बिलोंग करती है। अब देखो, ज़्यादातर क्या तरीका होता है बच्चों कि क्वेश्चंस की सीरीज़ कैसे होगी। पहला क्वेश्चन है तो हो सकता है फर्स्ट पैसेज पर ही बेस्ड, फर्स्ट पैराग्राफ पर बेस्ड हो। सेकंड है तो वो सेकंड पर बेस्ड हो। इसका मतलब एक सीरीज़ में चल सकते हैं क्वेश्चंस। तो हम उसी तरीके से जो अपना आंसर ढूंढते जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, ईहा दीक्षित कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, और ये पहले ही सेंटेंस में आंसर दिया गया है। ईहा दीक्षित इज़ एन 8 year old गर्ल फ्रॉम मेरठ, उत्तर प्रदेश, यूपी से बिलोंग करती है वो। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, यूपी। नेक्स्ट है, वैन वॉज ईहा बॉर्न। ईहा का जो है जन्म कब हुआ था। ठीक है, हम जो सीरीज में चलते रहेंगे। सेकंड लाइन है, शी वॉज बॉर्न ऑन September 29th 2012। हमारा आंसर मिल गया, September 29। ये देखिए कौन से ऑप्शन में है, इट्स गिवन इन ऑप्शन डी, September 29th 2012। नेक्स्ट, हाउ मैनी सैपलिंग्स हैड ईहा प्लांटेड बाय द एज ऑफ 6। 6 साल की उम्र तक ईहा कितने पौधे जो है उगा चुकी थी, बो चुकी थी। 1500, 2500, 3000 या 4000। अब हमने देखो क्या ढूंढना है। आप सभी क्या ध्यान रखेंगे, सबसे पहली बात तो कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ही होता है कि आपको जो है कितनी अंडरस्टैंडिंग पावर है आपकी। टू कॉम्प्रिहेंड मीन्स टू अंडरस्टैंड। ठीक है, दूसरी बात, अगर किसी भी बच्चे को दिक्कत होती है कि सेंटेंस समझ नहीं आ रहा है, कोई भी डिफ़िकल्टी आती है, तो उसमें आपने क्या फॉर्मूला अपनाना है कि जो क्वेश्चन में वर्ड्स आए हुए हैं, जो सेंटेंस है, उसी सेंटेंस को आप ढूंढने की कोशिश करेंगे कि पैसेज में वो वर्ड्स कहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, बाय द एज ऑफ 6 ये हमने ढूंढना है। अंडरलाइन कर रही हूँ, देख लो। बाय द एज ऑफ 6 शी हैड ऑलरेडी प्लांटेड 2500 सैपलिंग्स। तो 2500 होना चाहिए हमारा आंसर, एंड इट इज़ गिवन इन ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी ठीक हो गया। चलिए आगे चलते हैं।
What was the name of the club started by the family of ईहा? ईहा की फैमिली ने जो क्लब स्टार्ट किया था उसका क्या नाम था? अब कोई क्लब के बारे में हमने देखना कि क्लब जहाँ पर भी आपको ये वर्ड्स दिखाई दे, ये दिखाई ही दे गए हैं, ग्रीन ईहा स्माइल क्लब। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में दिया गया है। ग्रीन ईहा स्माइल क्लब, इट्स गिवन इन ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट, ईहा एम्स टू बिकम एन, ईहा क्या बनना चाहती है, उसका एम क्या है, देखते हैं। ये भी दिया गया, देखो लास्ट में ही है, हु एम्स टू बिकम एन आईपीएस ऑफिसर। ठीक है, तो आंसर होना चाहिए हमारा आईपीएस ऑफिसर, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, तो एमसीक्यूज के तो आंसर मिल गए हमें। अब आगे चलते हैं। विद विच पुरस्कार वॉज ईहा अवॉर्डेड इन 2019? हमें वर्ड्स ढूंढने हैं। 2019 में कौन सा पुरस्कार मिला था उसे? तो कुछ कहाँ से, स्टार्टिंग से ही हम देखते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ में ही। यस, अंडरलाइन कर रही हूँ मैं। ईहा वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड द बाल शक्ति पुरस्कार 2019, तो उसे मिला था, शी गॉट बाल शक्ति पुरस्कार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, विच आइडिया रिमेन्ड इन द माइंड ऑफ ईहा आफ्टर वॉचिंग अ कार्टून ऑन टेलीविज़न? अब आपने कौन से वर्ड्स ढूंढने हैं? वॉचिंग ए कार्टून ऑन टेलीविज़न, कि एक जो है कार्टून देखा था उसने टीवी पर, उसको देखने के बाद ईहा के मन में कौन सा आइडिया रह गया, क्या विचार उसके माइंड में आया? ठीक है, तो कुछ कार्टून की बात जहाँ पर भी दी हुई है वो ढूंढो। यस, अंडरलाइन कर रही हूँ, देखो मैं। वन डे ईहा वॉज वॉचिंग ए कार्टून ऑन टेलीविज़न दैट डिस्कस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स and how they help the environment. Ever since, the thought that plants help save the environment and combat pollution has remained in the little girl's mind. देखो, उसने कार्टून देखा, कार्टून में क्या था, प्लांट्स की इम्पोर्टेंस बताई गई थी, वो कैसे एनवायरनमेंट की हेल्प करते हैं ये बताया गया था, और तब से ही लेकर कि प्लांट्स जो है हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं, पोल्यूशन को रिड्यूस करते हैं, ये आइडिया लिटिल गर्ल के माइंड में रह गया था। तो क्या करेंगे हम? द थॉट है, द थॉट या फिर द आइडिया दैट प्लांट्स हेल्प सेव द एनवायरनमेंट एंड कॉम्बैट पोल्यूशन रिमेन्ड इन हर माइंड। ठीक है, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है, जो सेंटेंस है, जो टेंस दिया गया है, उसी टेंस में आप कोशिश करें कि आंसर देना है। ठीक है, विच आइडिया है, यहाँ पे आंसर जो दी आइडिया, फिर आइडिया क्या ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वुड द फैमिली डू एवरी संडे? एवरी संडे फैमिली क्या करती थी? अब आप पैसेज में ढूंढेंगे एवरी संडे कहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ये देखिए थर्ड पैराग्राफ में है, एवरी संडे द फैमिली वुड प्लांट सैपलिंग्स इन द विसिनिटी ऑफ देयर हाउस। विसिनिटी होता है कि आसपास में, घर के आसपास का जो एरिया था, सराउंडिंग एरियाज थे, वहाँ पे वो पौधे उगाते थे। ठीक है, तो कितना इजी है पैसेज को सॉल्व करना, बहुत इजी है ना बच्चों। आप ये चारों पैसेज को अच्छे से देख लो। ठीक है, 9th क्वेश्चन है, व्हाट डज ईहा एंड हर क्लब इनकरेज अदर्स टू डू ऑन बर्थडेज एंड वेडिंग्स? कि जन्मदिन हो या शादी हो, तब जो है ईहा और उसका क्लब दूसरों को क्या करने के लिए प्रेरित करते हैं? ठीक है, तो हमने ढूंढना है बर्थडेज, वेडिंग्स, और ये देखो दिखाई ही दे रहा है। यस, ईहा एंड हर क्लब कंटिन्यू टू प्लांट सैपलिंग्स एंड इनकरेज अदर्स टू डू सो ऑन ओकेजन सच एज बर्थडेज एंड वेडिंग्स। ईहा और उसका क्लब जो है सैपलिंग्स प्लांटिंग का काम करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, और दूसरों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आप एज इट इज सेंटेंस भी लिख सकते हैं, बाकी बेटर होगा कि आप अपनी तरफ से कोई सेंटेंस बना के लिखें। ईहा एंड हर क्लब इनकरेज अदर्स टू प्लांट सैपलिंग्स ऑन बर्थडेज एंड वेडिंग्स, ऐसा लिख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए जी लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए। आई होप बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको, इजी लग रहा होगा। अकॉर्डिंग टू ईहा, हाउ कैन ह्यूमन सिविलाइजेशन बी सेव्ड? ईहा के अकॉर्डिंग मानवीय सभ्यता को कैसे बचाया जा सकता है? ठीक है, देखते हैं जी कहाँ पर है, ये लास्ट में दिया गया है, दिस इज़ आवर लास्ट चांस टू सेव ह्यूमन सिविलाइजेशन, प्लांटिंग ट्रीज इज़ द ओनली वे टू डू इट। यानी कि जब हम ट्रीज़ को प्लांट करेंगे, इसी तरीके से ह्यूमन सिविलाइजेशन को बचाया जा सकता है। तो हम सेंटेंस क्या बनाएंगे? पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, एक बार सेंटेंस देखो। हाउ कैन ह्यूमन सिविलाइजेशन बी सेव्ड? ह्यूमन सिविलाइजेशन कैन बी सेव्ड बाय प्लांटिंग
ट्रीज अकॉर्डिंग टू ईहा। ठीक है, अब ये साथ के साथ ही मैंने आंसर्स भी यहाँ पे आपके जो है इसमें पेस्ट कर दिए हैं। देखो अपने आंसर्स जो है फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लेना, मिला लेना, कैसे किए हमने, किस तरीके से आंसर लिखना है, वो सारा कुछ आपको समझ आ जाना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ हर बच्चे के फर्स्ट क्वेश्चन में 10 में से 10 मार्क्स ही आने चाहिए, फुल मार्क्स ही लेने हैं। और अब देखो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अगर हमारी मंजिल जो है दूर है तो सीधे ही मंजिल पे नहीं चढ़ा जाता बच्चों, उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपकी सारी तैयारी करवाऊंगी। 10th क्लास के सभी बच्चे ध्यान से सुन लें, स्टेप बाय स्टेप हम मिलकर तैयारी करेंगे। तो जो बच्चे पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एनुअल एग्ज़ाम में बहुत अच्छे स्कोर करना है, बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन, इसका मतलब प्रैक्टिस पेपर 2 का पहला क्वेश्चन मैंने ले लिया है। अब आपको देखो इतने नज़र डाली होगी आपने, दिखाई दे रहा है एक मेन वर्ड बार बार दिखाई दे रहा है, न्यूज़पेपर्स। तो ये पैसेज है न्यूज़पेपर्स के बारे में, क्या है वो हम देखते जाएंगे। सीधे ही आ जाइए क्वेश्चंस पर। पहला, द न्यूज़पेपर्स हैव टेकन द प्लेस ऑफ, न्यूज़पेपर्स ने जगह ले ली है, द गीता, द बाइबल, द कुरान, ऑल ऑफ दीज। पैसेज की तरफ चलते हैं और पैसेज में पहला ही सेंटेंस है, द न्यूज़पेपर्स हैव टेकन द प्लेस ऑफ द गीता, द बाइबल एंड द कुरान विद द पीपल। लोगों के लिए जैसे ये धार्मिक ग्रंथ महत्व रखते हैं वैसे ही इम्पोर्टेंस न्यूज़पेपर्स भी रखने लग गए हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, हु नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल अबाउट द न्यूज़ दे गिव, किसको ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है, किसके बारे में, जो न्यूज़ देते हैं, एडिटर्स को, उनके असिस्टेंट्स को, पब्लिक को, या फिर ऑप्शन ए एंड बी। अब हमने वर्ड्स कौन से ढूंढने बच्चों, एक्स्ट्रा केयरफुल अबाउट द न्यूज़। ठीक है, तो देखते हैं कहाँ पर दिए गए हैं ये एक्स्ट्रा केयरफुल। यस, देखो अंडरलाइन कर रही हूँ मैं, द एडिटर्स एंड देयर असिस्टेंट्स हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल अबाउट द न्यूज़ दे गिव। आंसर क्या होगा, एडिटर्स और उनके असिस्टेंट्स, यानी कि ऑप्शन ए एंड बी। यस, ये देखिए, यस बोथ बोथ ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन डी ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर गवर्नमेंट्स टू कंट्रोल, सरकारों के लिए किसको कंट्रोल करना व्यवहारिक रूप से इम्पॉसिबल है, लीडर्स को, पब्लिक को, प्रेस को, या ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो हमने वर्ड्स सुनने हैं, गवर्नमेंट्स, टू कंट्रोल और इम्पॉसिबल, कुछ ऐसे। देखते हैं कहाँ पर दिए गए हैं। यस, देखिए, इन ए स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंस इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर गवर्नमेंट्स टू कंट्रोल द प्रेस, प्रेस को कंट्रोल करना सरकार के लिए जो है मुश्किल है। तो आंसर आना चाहिए हमारा ऑप्शन सी, द प्रेस। नेक्स्ट, हु मस्ट कीप अ स्ट्रिक्ट वॉच ऑन द न्यूज़पेपर्स टू कीप दैम ऑन द राइट पाथ, किसको एक स्ट्रिक्ट वॉच रखनी चाहिए, नज़र रखनी चाहिए न्यूज़पेपर्स पे ताकि वो सही रास्ते पर रहें। तो हमारा सेंटेंस यही ढूंढना है हमने, कीप अ स्ट्रिक्ट वॉच ऑन द न्यूज़पेपर्स, ताकि वो राइट पाथ पर रहें। ठीक है, चलिए जी देखते हैं। यस, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पब्लिक टू कीप अ स्ट्रिक्ट वॉच ऑन द न्यूज़पेपर्स एंड कीप देम ऑन द राइट पाथ। तो किसकी ड्यूटी है, पब्लिक की। ठीक है, आंसर होगा हमारा पब्लिक। ओके, यस, ऑप्शन ए इज़ राइट। ठीक है, चलिए, विच वर्ड इन पैराग्राफ 2 मीन्स द सेम एज फिल्थी और इम्प्रॉपर। अब देखो अगर आपको इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग आते हैं, हमें बाकी वापस से पैराग्राफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिल्थी, इम्प्रॉपर, जो अभद्र हो, जो ठीक नहीं हो। ठीक है, तो हम ऑप्शंस में नज़र डालते हैं। इन्फ्लुएंस क्या होता है, किसी का असर होना, प्रभाव होना। असिस्टेंट जो सहयोगी है। पैट्रनाइज संरक्षण करना। इंडिसेंट, यस, ये होता है फिल्थी और इम्प्रॉपर, अभद्र, जो ठीक नहीं है। ऑप्शन डी इज़ राइट। तो 5 MCQs हो गए हमारे। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर। वाई इज़ द न्यूज़पेपर अ पावरफुल एक्सपीरियंस फॉर द पीपल, न्यूज़पेपर लोगों के लिए पावरफुल एक्सपीरियंस क्यों है। अब मैं कहूँगी आपको कि सीरीज़ हम वैसे ही रखेंगे। 5 MCQs कर लिए, तो पैराग्राफ जो है हमने 1 2 3 ऐसे देखे। अब जब ये बाकी क्वेश्चंस आ गए हैं तो भी हम स्टार्टिंग से ही नज़र डालेंगे। ठीक है, देखो बात थी कि न्यूज़पेपर्स ने गीता, बाइबल, कुरान, इनकी जो है इनके इक्वल ही इम्पोर्टेंस रखने लग गए हैं। क्यों, फॉर देम द प्रिंटेड शीट इज़ गॉस्पल ट्रूथ,
लोगों के लिए ये प्रिंटेड शीट यानी कि न्यूज़पेपर क्या है? गॉस्पल ट्रूथ होता है कि जैसे मानो जीसस भगवान के द्वारा बताया गया ही सच है। तो न्यूज़पेपर क्या हो गए? अ सोर्स ऑफ ट्रूथ, लोगों का यकीन है उनके ऊपर, इसीलिए पावरफुल इन्फ्लुएंस है उनका, ठीक है। बिकॉज द न्यूज़पेपर इज अ सोर्स ऑफ ट्रूथ फॉर पीपल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द एडिटर्स? एडिटर्स की ड्यूटी क्या है? तो हमने ढूंढना है पैसेज में ड्यूटी ऑफ एडिटर्स। देखते हैं कहाँ पर है, सेकेंड पैराग्राफ में देखो, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द एडिटर्स टू सी दैट नो फॉल्स रिपोर्ट और रिपोर्ट लाइकली टू एक्साइट द पब्लिक इज पब्लिश्ड इन देयर न्यूज़पेपर्स। एडिटर्स की ड्यूटी बनती है कि कोई भी झूठी रिपोर्ट ना छपे या फिर ऐसी रिपोर्ट जो पब्लिक को भड़का दे, ऐसी खबरें उनके अखबार में, न्यूज़पेपर में पब्लिश नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको क्या फॉर्मूला दिया है, यहाँ पे क्या ट्रिक बताई है कि जो क्वेश्चन में सेंटेंस दिया गया है उसी सेंटेंस को आप पैसेज में ढूंढ लीजिए, थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाइए, ठीक है, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाउ वुड एन एनलाइटेंड पब्लिक रिएक्ट टू इंडिसेंट न्यूज़पेपर्स? जो पब्लिक अवेयर होती है वो जो है इंडिसेंट, इम्प्रॉपर न्यूज़पेपर्स पे क्या रिएक्शन करती है? देखो हमने ढूंढना है एनलाइटेंड पब्लिक। ये देखिए, एन एनलाइटेंड पब्लिक वुड रिफ्यूज़ टू पैट्रनाइज इन्फ्लेमेटरी और इंडिसेंट न्यूज़पेपर। ऐसी पब्लिक जो अवेयर होती है, जो जागरूक होती है, वो ऐसे अखबारों को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देगी, इम्पोर्टेंस नहीं देगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज़ द राइटर्स ओपिनियन अबाउट द इफेक्ट ऑफ पब्लिक क्रिटिसिज्म ऑन द रॉन्ग पॉलिसी ऑफ न्यूज़पेपर्स? राइटर की क्या विचार है, क्या धारणा है इसके बारे में कि पब्लिक जब क्रिटिसाइज़ करती है न्यूज़पेपर्स की रॉन्ग पॉलिसी को तो उनके ऊपर क्या असर पड़ता है? न्यूज़पेपर्स की रॉन्ग पॉलिसी के को जब क्रिटिसाइज़ किया जाता है, ठीक है, तो न्यूज़पेपर्स की रॉन्ग पॉलिसी वो हमने ढूंढना है। यहाँ तक तो हम कर ही चुके थे, इसके बाद अब अगला यहाँ पर देखिए, but my experience is that no amount of public criticism will affect the policy of newspapers which make their livelihood by such policy। अगर आप अलग से आंसर ना फ्रेम कर पाएँ तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा, माई नहीं रखेंगे हम क्योंकि तो डायरेक्ट स्पीच हो गई है। आप कहेंगे द राइटर्स ओपिनियन इज़ दैट नो अमाउंट ऑफ पब्लिक क्रिटिसिज्म, यानी कि जो न्यूज़पेपर्स रॉन्ग पॉलिसी वाले हैं उनके ऊपर पब्लिक क्रिटिसिज्म का भी कोई असर नहीं पड़ेगा, दे विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द पब्लिक क्रिटिसिज्म, ठीक है। लास्ट, व्हाट डज द वर्ड कंडोन मीन इन पैराग्राफ 3? पैराग्राफ 3 में अब देखो, क्योंकि अब कॉन्टेक्स्ट को समझना ज़रूरी है तो हम यहाँ पर ज़रूर आएंगे। यस, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। यस, बट आई राइट दिस इन नो वे टू कंडोन अनट्रूथ्स इन न्यूज़पेपर्स। राइटर कहते हैं कि अखबारों में जो झूठी खबरें छपती हैं मैं उनको जो है कि तवज्जो नहीं दे रहा, उनको डिसरिगार्ड नहीं कर रहा। आई एम क्वाइट क्लियर, इफ़ न्यूज़पेपर्स विद एवरी वर्ड दैट इज़ प्रिंटेड देयर इन वी शुड हैव अ स्पीडियर रिमूवल ऑफ अब्यूज़। वो कहते हैं कि न्यूज़पेपर में जो भी शब्द छपते हैं अगर वो सच में ही सही हो तो हम बुराइयों को बहुत जल्दी रिमूव कर सकते हैं। तो वो झूठ का बिल्कुल जो है साथ नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। तो डिसरिगार्ड, इग्नोर, इस तरीके से मीनिंग आ जाएगा। आंसर्स देख लीजिए, यहाँ पे ये सारे आंसर हैं, ठीक है, पैसेज नंबर 2 के, यानी कि प्रैक्टिस पेपर 2 का पहला क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिस पेपर 3 के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई भी पैसेज आ जाए आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे अगर आप वीडियो को अच्छे से देखते हैं, लास्ट तक देखेंगे तो। चलिए पैसेज पढ़ लेते हैं। इंडिया हैज़ लॉन्च्ड एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट, सर्व शिक्षा अभियान, यानी कि नज़र डालनी है, ठीक है, पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये सर्व शिक्षा अभियान के बारे में है। सरकार का प्रयास है कि ड्रॉप आउट की संख्या को कम किया जाए, ठीक है, इस तरीके से ये सर्व शिक्षा अभियान के बारे में है। पहला क्वेश्चन, व्हाट डज द प्रोजेक्ट सर्व शिक्षा अभियान एम टू प्रोवाइड? हाई एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, मिड डे मील, बुक्स। तो सर्व शिक्षा अभियान का क्या एम है, स्टार्टिंग से ही देखते हैं। इंडिया हैज़ लॉन्च्ड एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट सर्व शिक्षा अभियान टू प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन। तो आंसर होना चाहिए प्राइमरी एजुकेशन। यस, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट, व्हाट हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर एम्स ऑफ द गवर्नमेंट?
सरकार का जो है एक मुख्य एम क्या रहा है, सरकार का एम। तो ये देखते हैं कहाँ पे दिया गया है। वन ऑफ द मेजर एम्स ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ बीन टू रिड्यूस द लार्ज नंबर ऑफ ड्रॉप आउट्स फ्रॉम द स्कूल्स बिकॉज इट अफेक्ट्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जो ड्रॉप आउट्स हैं स्कूल से उनकी संख्या को रिड्यूस करना ये सरकार का एक मेजर एम है। और ये दिया गया है ऑप्शन सी में, रिड्यूस द नंबर ऑफ ड्रॉप आउट्स फ्रॉम द स्कूल। नेक्स्ट, व्हाट डज द इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन प्रमोट। एजुकेशन में अगर पैसा लगाया जाता है तो किस चीज़ को प्रमोट करता है, तो आपने शब्द कौन से ढूंढने हैं, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। यस, ये देखिए सेकंड में दिया गया है, वेरियस स्टडीज बाय डिफरेंट इकोनॉमिस्ट हैव शोन दैट इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास। इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा आंसर होना चाहिए और ये दिया गया है ऑप्शन बी में। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डज लिटरेसी इंक्रीज। साक्षरता किस चीज़ को बढ़ाती है, थिंकिंग पावर को, अंडरस्टैंडिंग ऑफ गुड और बैड को, राइजिंग प्राइसेस को, या फिर बोथ ए एंड बी। लिटरेसी किसको बढ़ाती है, तो हमने शब्द ढूंढने हैं लिटरेसी, और क्या इंक्रीज करती है ये देखना है। और ये दिया गया है लिटरेसी, यस देखिए थर्ड पैराग्राफ में है, लिटरेसी इंक्रीजेज द थिंकिंग पावर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गुड और बैड। ठीक है, वैसे भी लिटरेसी से महंगाई का तो कोई कनेक्शन है ही नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 5, विच वर्ड इन पैराग्राफ नंबर 3 मीन्स द अपोजिट ऑफ इलिटरेट। इलिटरेट होता है अनपढ़, तो देखो नेसेसरी उसका अपोजिट नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लिटरेट मतलब पढ़ा लिखा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट, विच प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय इंडिया टू प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन। भारत के द्वारा कौन से प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है ताकि सभी बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन मिल सके, और उस प्रोजेक्ट का नाम है सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ कैन मोर प्रोडक्टिव लेबर फोर्स बी क्रिएटेड। प्रोडक्टिव लेबर फोर्स हमने ये ढूंढना है, प्रोडक्टिव लेबर फोर्स कहाँ पर दिया गया है, देखिए फर्स्ट में तो हमने पढ़ लिया था प्रोडक्टिव लेबर फोर्स। यस, ये दिया गया है, देखो लिटरेसी एज वेल एज एजुकेशन कैन क्रिएट मोर प्रोडक्टिव लेबर फोर्स हैविंग एनहांस्ड नॉलेज एंड स्किल्स। ठीक है, तो इतना एज इट इज़ आप लिख सकते हैं, एनहांस्ड नॉलेज हो, स्किल्स हो, उनसे प्रोडक्टिव लेबर फोर्स को जो है और क्रिएट किया जा सकता है, लिटरेसी से, एजुकेशन से, एनहांस्ड स्किल्स से। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज़ नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन एनी कंट्री। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। देखो पैराग्राफ 3 में है, लिटरेसी इन कॉमन पीपल इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन एनी कंट्री। तो आपका आंसर आप एज इट इज़ लिख सकते हैं, लिटरेसी इन कॉमन पीपल इज नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाउ इज़ द जनरल हेल्थ ऑफ द अनस्किल्ड एंड अनट्रेन्ड वर्कर्स। अनस्किल्ड और अनट्रेन्ड वर्कर्स की जनरल हेल्थ कैसी होती है, हमने ढूंढना है जनरल हेल्थ ऑफ अनस्किल्ड untrained people। जैसे देखो, in any field illiterate workers are unskilled and untrained, their general health is very poor। तो उनकी जनरल हेल्थ होती है very poor। ओके, चाहे पैसेज देखो एक बार नज़र डालने से आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन मुझ पर यकीन करना कि आप इस ट्रिक से जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपके फुल मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है और प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 10, विच वर्ड इन पैराग्राफ नंबर 1 मीन्स द सेम एज डिक्रीज। डिक्रीज होता है कम होना, तो फर्स्ट पैराग्राफ में कौन से शब्द का मतलब है कम करना। ठीक है, देखो वन ऑफ द मेजर एम्स हैज़ बीन टू रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। ठीक है, तो हो गए हमारे 10 क्वेश्चंस, 10 मार्क्स फिर से जो है एक श्योरिटी कि हम अच्छे से कर पा रहे हैं। और अब हम पहुंच जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि पैसेज नंबर 4, प्रैक्टिस पेपर 4 का पहला क्वेश्चन। ये थर्ड वाले के आंसर देख लेना। ठीक है, चलिए जी लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। टुडे वी नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द वर्ल्ड
आजकल जो है हमें सब कुछ पता है दुनिया के बारे में, कोई भी लैंड और सी हमसे अनजाना नहीं रहा है। तो इंसान के बारे में हमने क्या क्या जो है, कहाँ तक हम पहुँच गए हैं, पहले इंसान कहाँ पे रहता था, कैसे विकास हुआ है, धरती पहले जो है क्या मानी जाती थी, फ्लैट, ठीक है। जो है बहुत सारे लोग वहाँ पे जाते थे, देखते थे, तो क्या उनके बिलीव्स थे, पहले धरती के बारे में क्या बिलीव्स थे, बाद में जो है क्या माना गया, ठीक है। इस बारे में है ये पैसेज। चलिए पहला क्वेश्चन है, वी कैन ट्रैवल एज वी लाइक सेफली इजीली क्विकली ऑल दी अबव। हम यात्रा कर सकते हैं जैसा कि हम चाहते हैं। यात्रा से रिलेटेड है, पहले ही पैराग्राफ पर बेस्ड होगा, तो पहले देख लेते हैं। देखो, टुडे वी नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द वर्ल्ड। आजकल जो है हमें दुनिया के बारे में सब कुछ बातें पता है। कोई धरती नहीं बची, कोई समुद्र नहीं बचा जो हमें जिसको हम जानते ना हो। मैन हैज़ एक्सप्लोर्ड एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। इंसान ने दुनिया के हर कोने को एक्सप्लोर कर लिया है। उसे जो है सारे वेज रूट्स पता हैं कि दुनिया में कहाँ से कहाँ तक जाना है। ही कैन रीच फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर एज सेफली ईजीली क्विकली एज ही लाइक्स। अगली लाइन भी पढ़ लेते हैं साथ के साथ ही हैज़ मैप्स टू गाइड हिम एंड फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू कैरी हिम। अब देखो, हम जो है इंसान कहीं पर भी जा सकते हैं सेफली, इजीली और क्विकली। और दूसरी बात क्या है कि हमारे पास मैप है और फास्टेस्ट मीन्स है ट्रांसपोर्ट के। तो पहला क्वेश्चन, तीनों ही ऑप्शन ठीक है, सेफली इजीली क्विकली, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट, द मॉडर्न मैन कैन रीच एनीवेयर ही लाइक्स with the help of first maps to guide him, fastest means of transport, C both A and B। yes, option C is right, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, आफ्टर लीविंग द केव्स मैन स्टार्टेड मेकिंग लिटिल होम्स। गुफाओं को छोड़ने के बाद इंसान ने छोटे छोटे घर बनाने शुरू कर दिए। कहाँ पे? इन कॉर्नर्स ऑफ फॉरेस्ट, बिहाइंड द हिल्स, आइदर ए और बी, नाइदर ए नॉर बी। तो हमने ढूंढना है कि इंसान ने छोटे छोटे घर बनाने कहाँ पे शुरू किए थे। ये देखिए सेकंड में है, बट फॉर एजेस मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉज अननोन टू मैन। टू बिगिन विद ही लिव्ड इन केव्स। स्टार्टिंग में इंसान गुफाओं में रहता था। देन ही केम आउट ऑफ केव्स एंड स्टार्टेड मेकिंग होम्स इन लिटिल कॉर्नर्स ऑफ फॉरेस्ट और बिहाइंड द हिल्स। या तो वो जंगल में छोटे छोटे कोनों में जाता था या फिर पहाड़ियों के पीछे। क्यों? ही वॉज अफ्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ऑल्सो ऑफ द क्लाउड्स एंड विंड्स। क्योंकि उसे जंगली जानवरों से डर लगता था, बादलों से डर लगता था। ही ऑफर्ड प्रेयर्स एंड सेक्रीफाइसेस टू गॉड्स हु ही थॉट कंट्रोल द क्लाउड्स एंड द विंड्स। देवताओं को जो है बहुत सारे सेक्रीफाइसेस चढ़ाए जाते थे, प्रेयर की जाती थी, क्योंकि इंसान को लगता था कि ये देवता ही हैं जो क्लाउड्स को, विंड्स को जो है कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन था कि केव्स को छोड़ने के बाद इंसान या तो ए ठीक है या बी ठीक है। तो ऑप्शन सी, आइदर ए और बी। नेक्स्ट, वाई वुड पीपल नॉट बिलीव दैट द अर्थ वॉज नॉट फ्लैट बट राउंड। लोग ये मानने को जो है तैयार ही नहीं थे कि धरती फ्लैट नहीं है बल्कि राउंड है। क्यों? क्या रीज़न था? ठीक है, तो लोगों का बिलीव धरती के बारे में कहाँ दिया गया है, ये लास्ट में ही है। देखो, when some clever men of those days said the earth was not flat but a bowl or sphere, people would laugh at them. How could there be people or trees on the other side of the world? They would say, would men walk and trees grow upside down? And how could they stay on the other side? Surely they would fall off. उनको लगता था कि अगर धरती गोल है तो दूसरी तरफ इंसान, ट्रीज कैसे रह सकते हैं, पशु कैसे रह सकते हैं, वे तो नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। उनका ये मानना था कि वो नीचे गिर जाएंगे। तो ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है? ये दिया गया है ऑप्शन बी में। दे सेड दैट इफ द अर्थ वर राउंड, पीपल एंड ट्रीज ऑन द अदर साइड वुड फॉल ऑफ। नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड वॉयेजर। वॉयेजर होता है जो समुद्री यात्रा करता है, और ये है ऑप्शन डी में, अ पर्सन मेकिंग अ लॉन्ग जर्नी बाय सी, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर डिड मैन इन एंशियंट टाइम्स बिल्ड देयर होम्स एंड वाई। अभी जो सेकंड पैराग्राफ हमने पढ़ा था कि एंशियंट टाइम्स में मैन अपने होम्स को कहाँ पे बनाता था? इन लिटिल कॉर्नर्स ऑफ फॉरेस्ट और बिहाइंड द हिल्स। क्यों? क्योंकि वो डरता था, ही वॉज अफ्रेड ऑफ गॉड्स। इस तरीके से वो सारी बातें हम लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, वाई वर सेक्रीफाइसेस ऑफर टू गॉड्स टू सेटिस्फाई देम, टू प्लीज देम। क्योंकि मैन को लगता था कि गॉड्स ही हैं जो कंट्रोल करते हैं क्लाउड्स को, विंड्स को। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड द अर्ली एक्सप्लोरर्स थिंक अबाउट द अर्थ। जो स्टार्टिंग में थे अर्ली एक्सप्लोरर्स थे, वो धरती के बारे में क्या सोचते थे?
तो अभी लास्ट तो हमने पढ़ लिया था लोगों की ओपिनियन, जब उनको बताया गया अर्थ की शेप के बारे में। अर्ली एक्सप्लोरर्स की बात हमने ढूंढनी है। देखो, टू दोज अर्ली ट्रेवलर्स द अर्थ सीम्ड टू बी ए वास्ट फ्लैट वर्ल्ड। उनको लगता था धरती वास्ट है, फ्लैट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का यही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, what did the early sailors think about the northern and southern ends of the world? दुनिया के उत्तरी और दक्षिणी एंड्स के बारे में अर्ली सेलर्स क्या सोचते थे? हमने ढूंढना है धरती का उत्तरी और दक्षिणी एंड, उसके बारे में। ये दिया ही हुआ है, देखो। They feared what would happen if they reached the edge. They believed that if they sailed southward, अगर वे दक्षिण की तरफ जाएंगे, the sea would become so hot and boiling that life would be impossible. उनको लगता था कि सी बहुत हॉट हो जाएगा तो वो मर जाएंगे। Toward the north, they thought it must be too cold for anything to live. और उत्तर दिशा की तरफ उनको लगता था कि बहुत ज़्यादा ठंड होगी। तो दोनों एंड्स की तरफ उनके अपने ही विचार थे उनके बारे में। And now here comes the last question. Why did the seamen of Portuguese explorer revolt? सीमैन, जो पोर्टुगीज़ एक्सप्लोरर्स के सीमैन थे, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया था। क्यों, क्या कारण था? अब देखो, यही चीज़ जो हम पढ़ रहे थे कि दोनों ही दिशाओं में गड़बड़ हो जाएगी, उनका मानना था। ऐसे दिया गया, देखो, व्हेन सम पोर्टुगीज एक्सप्लोरर्स बिगेन टू सेल साउथवर्ड, देयर सीमैन रिवोल्टेड and refused to go further. They believed that the steaming waters of the southern seas would boil them like potatoes. ये आंसर आ जाएगा, द सेलर्स बिलीव, लास्ट वाली लाइन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने चारों प्रैक्टिस पेपर के चारों जो है पैसेज कर लिए हैं। इसका मतलब आपका पहला क्वेश्चन की जो है बहुत अच्छे से प्रैक्टिस मैंने आपको करवा दी है। और 10 मार्क्स, ये ध्यान रखना कि आपका पहला क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा। ये फोर्थ पैसेज के आंसर्स मैं दिखा रही हूँ स्क्रीन के ऊपर। आई होप आपको समझ आ गया होगा अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करना है, और मैंने प्रैक्टिस भी आपके अच्छे से करवा दी है। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 की तैयारी करेंगे, यानी कि आपके प्रैक्टिस पेपर 1, 2, 3, 4 में जो भी क्वेश्चन नंबर 2 में पैसेज आए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊंगी। सो स्टे कनेक्टेड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।